आदाब अर्ज़ आप सबका एक बार फिर से खैर मकदम और इस्तकबाल इस बिल्कुल नई वीडियो में। आप देख रहे हैं मास्टर क्लास ऑफ उर्दू पोइट्री विद मी सैयम। तो हमने अभी की 4 नशिस्तें पूरी कर ली और उम्मीद है आपको पिछले 4 टॉपिक्स समझ आए होंगे और आपकी शायरी के इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा। आज और अभी हम पहुंच गए हैं और शुरू कर रहे हैं अपनी 5वीं नशिस्त अंडरस्टैंडिंग उर्दू पोइट्री विद सैयम के 5वें पार्ट में। तो इस वीडियो में हम एक पहलू उठाएंगे कि शायरी का सिर्फ एक ही पहलू नहीं है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एक और शेर के ज़रिए ज़िक्र किया था कि शेर मीर का एक एक तरफे रखे हैं 4 है सुखन मीर का अलग ढब का। तो ध्यान रखें, या एक और एग्जाम्पल लें, वो ये है कि आप बहते पानी को एक ही बूंद को 2 बार नहीं छू सकते, या आप बहते पानी को उसी पानी को 2 बार नहीं छू सकते। आप जब तक उसे छुएंगे वो आगे बढ़ जाएगा और वो बिल्कुल नया हो जाएगा। इसी तरीके से जो जीवन है वो हर पल उसी पानी की तरह रवा है और बढ़ता हुआ है। तो अक्सर लोगों से शायरी में जो सबसे बड़ी गलती होती है वो ये होती है कि वो सोचते हैं कि सिर्फ यही, जबकि हमारा अंदेशा, हमारी नीयत ये होनी चाहिए शायरी करने के लिए या समझने, दोनों चीज़ों के लिए, कि यही नहीं ये भी। क्योंकि हर एक चीज़ का सिर्फ एक ही पहलू नहीं है, हर चीज़ के मुख्तलिफ पहलू हैं। कभी भी, क्योंकि शायरी एक आर्टिस्ट सन्नाई का खेल है, और जो आर्टिस्ट होता है वो किसी एक तरह की विचारधारा पे नहीं चलता, वो कभी भी जड़ बुद्धि नहीं होता, वो हमेशा सीखता रहता है, उसी दरिया की तरह रवा बहता रहता है। और क्योंकि हर एक पल बिल्कुल नया है, तो हर एक पल एक नई बात पैदा होती है। तो आप देखेंगे जितने भी बड़े फ़लसफ़ी हैं, अदीब हैं, शायर हैं या लिखारी हैं, उन सब की हर नई बात पिछले से अलग होती है, मुख्तलिफ होती है, और कई बार तो उनमें एक पैराडॉक्स मालूम होता है। कभी वो किसी चीज़ को सही ठहरा देते हैं तो कभी किसी चीज़ को गलत ठहरा देते हैं। अगर आप उन पे अंकुश लगाएं या उंगली उठाएं कि आपने अभी तो ये कहा था और आप अब ये कह रहे हैं, तो क्या मैं ये मानूं या ये मानूं? तो ये एक जड़ बुद्धि शख्स का सवाल है या एक जड़ बुद्धि शख्स का तरीका है। जो समझने वाले लोग हैं वो समझते हैं कि यही नहीं, वो इस जहन से चलते हैं, इस समझ से चलते हैं कि यही नहीं ये भी। तो मैं चाहता हूँ कि इस नशिस्त में आप इस बात को समझें कि हमें शायरी पढ़ने में और शायरी करने में, दोनों चीज़ में इस चीज़ को सीखना पड़ेगा कि सिर्फ यही नहीं ये भी। अब मैं आपको नई चीज़ बताऊं एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए, एक उदाहरण के ज़रिए। वो ये है कि मशहूर शायर अहमद फराज, उन्होंने छोटी सी उम्र में दीवाने गालिब का मुताला कर लिया था, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी तमाम उम्र गालिब के दीवान को पढ़ते रहे। मतलब 20 बरस में मालूम मुताला किया था, तो बुढ़ापे तक, जिस तमाम उम्र जब तक वो जीस्त रहे तब तक उन्होंने शायरी का मुताला किया दीवाने गालिब का। तो उन्होंने ये कहा कि हर एक उम्र में या जितनी बार भी मैं उस चीज़ को पढ़ता था, एक शेर को ही पढ़ता था या सिर्फ एक गज़ल को ही पढ़ता था, तो हर एक बार मेरे सामने
उस चीज़ का एक नया पहलू खुलता था, एक नया रंग निकलता था, या उस चीज़ में एक नई बात पैदा होती थी। तो ये एक बड़े फनकार, लिखने वाले की भी और समझने वाले की भी खूबी है कि जो बड़ी शायरी होती है वो बहुआयामी होती है, कि शेर मीर का एक एक तरफे रखे है चार चार, है सुखन मीर का अलग ढब का। तो ये शायरी में हमारी नीयत होनी चाहिए कि यही नहीं, ये भी। तो हम कह सकते हैं कि मान लो दीवाने गालिब है, तो गालिब ने वो इस नीयत से लिखा होगा कि इसको हर उम्र में, क्योंकि वो फनकार बहुत बड़े थे, कि हर उम्र में इसके ये माने निकले। या फराज साहब, क्योंकि हर एक पल वो नई बात सीखते थे, हर पल नया है, हर पल नया पनपा हुआ है, हम हमेशा पहले से बड़े, पहले से ज़्यादा समझदार और जागरूक होते जाते हैं, हर एक पल इस दुनिया का पिछले से नया, ताज़ा तरीन और बेहतर है, ये खुदा के वादे हैं, वजूद के वादे हैं। तो उन्होंने नए नए पहलू खोले, या उनकी अंदर की बातिन की डायमेंशंस बदली, नज़रिया बदलता रहा किसी भी चीज़ को देखने के लिए। क्या एक मशहूर जुमला है कि किसी चीज़ को एक ही निगाह से देखना एक आर्टिस्ट की निगाह नहीं है। किसी भी चीज़ के एक आयाम नहीं होते, बहुआयामी चीज़ होती है। तो ध्यान रखें, शायरी करने के तौर पर, पढ़ने के तौर पर और समझने के तौर पर, हर तौर पर बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। इसके मैं आपको कुछ उदाहरण दूँ। मेरे पसंदीदा तरीन शायर हज़रत जॉन एलिया की शायरी से। जॉन एलिया का एक शेर है, उसका आखिरी जो मिसरा है उसमें उनका शेर ये है, या ख्याल ये है, वो कहते हैं, हे काश के काश हम ठहर सकते। तो पहला जो उसका मिसरा था मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन दूसरे मिसरे में जो वो कहते हैं कि हे काश के काश हम ठहर सकते। ये जॉन साहब का ख्याल है, वो कह रहे हैं, और उनकी नीयत है, और शायरी में शेर बयां होता कि हे काश के काश हम ठहर सकते। लेकिन उसके ही दूसरे पहलू में जॉन साहब कहते हैं कि जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो ज़िंदगी गुजारी है। तो देखो, एक शेर दिन है, एक रात है, एक कहता है कि ये काश के काश हम ठहर सकते। जॉन साहब इस कदर खुश हैं, वो कहते हैं कि हम काश के काश हम ठहर सकते, ये लम्हा रुक जाए, मैं इसे जी लूँ, ये कहीं भाग ना जाए, और मैं इसको अपनी आँखों में समा लूँ, मैं खुद इसको निसार कर दूँ, इसको थाम के रख लूँ, बस ये बीतना नहीं चाहिए। मैं इस कदर खुश हूँ कि इस चीज़ से कहीं दूर ना हो जाऊँ, मुझे खौफ है। दूसरी ओर कहते हैं कि जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो ज़िंदगी गुजारी है। तो ये भी एक पहलू है कि दूसरे शेर में कह रहे हैं, एक तरफ तो लम्हे को रोक के रखना चाहते हैं कि काश के काश हम ठहर सकते, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो ज़िंदगी गुजारी है। वो उसी ठहरे हुए लम्हे से इतना परेशान भी हो गए हैं कि वो कहते हैं उसी से नहीं, मुख्तलिफ लम्हे से उनका एक एक्सपीरियंस वो भी था, और एक ये भी है कि जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो ज़िंदगी गुजारी है। वो कहते हैं कि बड़ा दुश्वार है ये लम्हा, मुझसे गुज़र नहीं रहा, ये ज़िंदगी मुझसे कट नहीं रही, तो ये मुझ पे भार है, और बड़ी मुश्किल से ना जाने कैसे मैं इज़्ज़त करूँगा। तो एक ही शायर है, एक ही बहर है, एक ही तलफ़ुज़ है, एक ही तरीक़ा है, लेकिन ख़याल अलग है। तो जॉन साहब से कोई पूछे कि साहब आपकी बात ये सही है या ये सही है, तो जॉन साहब कहेंगे, क्योंकि वो माहिरीन फ़नकार है, वो कहेंगे ये भी एक पहलू है, ये भी एक पहलू है, मेरा एक रंग ये भी है और एक रंग ये भी है। तो ध्यान रखें कि जैसा मैंने आपको बताया था कि किसी चीज़ को एक ही निगाह से देखना आर्टिस्ट की निगाह नहीं है।
तो मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझें। एक दूसरा उदाहरण ये है कि जॉन साहब का एक शेर है, वो है कि कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजू हूँ मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजू हूँ मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। तो जॉन साहब इस शेर में कह रहे हैं कि कितनी तो तुम दिलकश हो, कितना तो मैं दिलजू हूँ, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। वो मरना नहीं चाहते, वो चाहते ही नहीं है पिछले शेर की तरह कि लम्हा बीते, उनको गम है कि हम मर जाएंगे। और अगले शेर में जॉन साहब क्या कहते हैं, ये भी उन्हीं का शेर है। वो कहते हैं कि क्या कहूँ कि मर नहीं पाता, जीते जी जब से मर गया मैं। अब वो ये भी कह रहे हैं, एक में तो वो दुख हैं मरने पर और मरना भी नहीं चाहते, और दूसरे में कहते हैं कि क्या कहूँ कि मर नहीं पाता, जीते जी जब से मर गया हूँ मैं। तो ज़िंदगी की कोई एक डायमेंशन नहीं है। और एग्ज़ाम्पल ये था कि जो गालिब का दीवान है उसको बड़ा इसलिए ही समझा जाता है कि वो ह्यूमन को ह्यूमन महसूस कराने की कुव्वत रखता है। उसमें हर इंसानी इमोशन, लव, लस्ट, एंगर, फियर और भी जेलसी, स्ट्रेंजरनेस, इंटेलेक्चुअलिटी, हर एक पहलू जो मैंने यहाँ पर बयान भी नहीं किए वो भी मौजूद है। और मीर का दीवान भी इसलिए ही मशहूर है, जॉन साहब भी इसलिए ही मशहूर है कि वो सहले मुमतना में हर इंसानी एक्सपीरियंस, हर एक इंसानी इमोशन, हर एक इंसानी जद्दोजहद, हर एक इंसानी खुशी या हर एक इंसानी दुश्वारी को बयान करते हैं और लोगों को महसूस कराते हैं, अरे ये आदमी तो बिल्कुल मेरी तरह सोचता है, अरे ये ख्याल तो मैंने भी सोचा था, अरे क्या ख्याल है, अरे किस तरह से इन्होंने बयान किया है, अरे किस तरह से ये लोग चीज़ों को देखते हैं, अरे किस तरह से ये चीज़ों से निकले हैं, क्या ख्याल है, क्या बयानी है, क्या अंदाज़ है, क्या तरीक़ा है, क्या शायरी है। तो ये चीज़ है जहाँ मैं आपको लेके आना चाह रहा था। मेरा जो मकसद था इस वीडियो में वो आपको समझाने का था कि जैसा कि हम एक बहते पानी को दो बार टच नहीं कर सकते, और हर बार जब अहमद फराज साहब ने दीवाने गालिब का मुताला किया तो उन्होंने अलग अलग उम्र में हर एक शेर में अलग अलग रंग पाया। बिल्कुल यही तरीका है कि हम किसी चीज़ को यूँ नहीं कह सकते कि सिर्फ ये ही। अगर हम अच्छे अहले नज़र हैं तो हम हमेशा कहेंगे कि ये भी। तो उन दोनों तरीके के सुनने वालों के लिए जो शायरी पढ़ने के तालिब इल्म हैं या पढ़ना चाहते हैं या जो शायरी करना चाहते हैं, कर रहे हैं, उन दोनों को मेरी नसीहत ये है कि कभी भी जड़ बुद्धि ना बने, हर एक चीज़ को सहज स्वीकार करें, किसी चीज़ से भागे नहीं, हर एक चीज़ को इंटेलेक्चुअलिटी के तरीके से देखें, हर एक चीज़ के हर पहलू को देखें, उसके रंग के मज़े लें, बगैर उससे चिपके या उसको दूषित किए बगैर या उससे खुद दूषित होकर। क्योंकि किसी चीज़ को एक नज़र से देखना आर्टिस्ट की निगाह नहीं है। तो उम्मीद है कि ये नया नज़रिया आपको शेर कहने में या शेर समझने में एक नई बात पैदा करेगा। क्योंकि जो इंसान है वो हमेशा तो हंसता नहीं है, हमेशा तो रोता नहीं है,
हमेशा तो किसी को याद नहीं करता, हमेशा तो किसी को भूल नहीं जाता, हमेशा तो शराब नहीं पीता, हमेशा तो इबादत नहीं करता। वो कभी शराब भी पीता है, वो कभी इबादत भी कभी करता है, कभी किसी को भूल भी जाता है, कभी किसी को याद भी करता है, कभी किसी को माफ़ भी कर देता है, कभी किसी पे गुस्सा भी होता है। तो हम ह्यूमंस हैं, हम में हर रंग है, तो हर रंग की शायरी करें या पढ़ें तो उसमें हर तरीके के रंगों को उन्हीं रंगों की तरह देखें जैसे वो रंग आपको बनाए गए हैं, या आप किसी चीज़ में शायरी के पैरामीटर में रंग भरें तो मुख्तलिफ रंग भरें, क्योंकि एक माहिरीन फ़नकार वही है जिसकी शायरी में खुशी, गम, सुकून, मोहब्बत, ह्यूमर सब कुछ पाया जाता है। और एक भरपूर ज़िंदगी गुजारने वाला शख्स ही एक भरपूर और बड़ी शायरी कर सकता है या समझ सकता है। और आखिरी में आपको मैं इस एग्ज़ाम्पल पे छोड़ चलूँ कि वाकई शायरी करने या समझने का क्या तरीका है। तो ध्यान रखें कि जो शायरी करने और समझने की चीज़ें हैं, ये एक बड़ा अहम पॉइंट है, वो कुदरती गुण हैं। तो आप समझें कि अगर कोई कलर ब्लाइंड हो तो उसके सामने इंद्रधनुष किसी काम का नहीं है, उसके लिए वो जो रंग है इंद्रधनुष के वो किसी काम के नहीं है, उसको सब कुछ बेरंगी नज़र आता है। ऐसे ही जो शायरी का फ़न है वो समझना या करना, वो उन्हीं तरीके के गुणीले या गुण रखने वाले लोगों के लिए है। लेकिन मेहनत से, सोच समझ से या हल्की सी मेहनत से हम गुणों को निखार भी सकते हैं, लेकिन हम उन गुणों को पैदा नहीं कर सकते। इस आखिरी अहम बात पर मैं आज की वीडियो तमाम करूँगा कि कुदरत ने जिसको जो दिया है वो दिया है। तो इस वीडियो में भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं आपके दिए हुए गुणों में निखार ला सकता हूँ। मैं आप में शायरी समझने या शायरी करवाने के या करने के गुण पैदा नहीं कर सकता। मैं आपको एक रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना उस पर खुद आपको है। तो और आपका आज इस आखिरी जुमले पे छोड़ जाऊँ कि जो आपको शायरी करने या समझने में बिल्कुल नई नज़र पैदा करेगा कि किसी चीज़ को एक ही निगाह से देखना आर्टिस्ट की निगाह नहीं है।